आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 33। यदि आप चैनल पर नए हैं और हॉरर स्टोरी सुनना आपको पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी कहानियों का अपडेट आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं साक्षी जी का वो दर्दनाक बस सफर, जब वे अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने उनके गांव जमुंडा की ओर निकले और फिर उनके साथ जो हुआ वो जानकर आपके भी दिल दहल जाएंगे। हेलो, मेरा नाम साक्षी है और मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। ये बात आज से करीबन 4 साल पुरानी है, जब मेरी नई नई एक लड़के से ऑनलाइन बात होनी शुरू हुई और धीरे धीरे कर कुछ ही समय में हम दोनों की बातें कब प्यार में बदल गई हमें पता भी नहीं चला। और 3 महीने में ही प्यार इतना बढ़ गया कि हमारी पहली मुलाकात हुई जब मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने लगभग 950 किलोमीटर का सफर तय करके मेरे शहर आया। दरअसल हमारे यहाँ ये मिलने हम दोनों की मंजूरी से ही हुआ था और मिलके मुझे रितेश मेरे बॉयफ्रेंड का स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा और पूरा एक दिन हम साथ ही रहे, घूमे, खाए पिए और फिर वो अपने घर चला गया। और इसके बाद हमारा प्यार और गहरा होता गया और फिर कुछ दिनों के बाद जब मैंने सोचा कि क्यों ना रितेश को बिना बताए उसे उसके गांव में जाकर मैं मिलती हूँ। मतलब मैं उसे सरप्राइज देने का सोच रही थी, पर अभी भी मैं वहां की सच्चाई से वाकिफ नहीं थी। एक ऐसा सच जो अच्छे भले इंसान को हिला कर रख देता है। तो चलिए जानते हैं क्या था वो सच। मैंने जैसे जमुंडा गांव के जाने का फैसला लिया तो मुझे पता चला कि सफर इतना आसान नहीं होने वाला। मुझे पहले यहाँ से ट्रेन का 10 घंटों का सफर और उसके बाद गांव तक जाने के लिए एक बस का और एक दूसरी बस का सफर तय करना था। तो लीजिए, मैं निकल पड़ी अपने बॉयफ्रेंड को मिलने। मैं घर से निकलूं सुबह के लगभग 6 बजे और ट्रेन में बैठ गई और फिर मैं लंबा सफर तय करके शाम के तकरीबन 5 बजे उस स्टेशन पर उतरी जहां से मुझे गांव की बस पकड़नी थी। बसें भी दो करनी पड़ती। पहली बस निकली तो 25 किलोमीटर का सफर तय करके अचानक से बस में कोई खराबी आ गई, जिस वजह से बस एक जगह पर ड्राइवर ठीक करने लगा और करते करते रात के लगभग 10 बजे बस ठीक हुई और सफर फिर से शुरू हुआ। दरअसल अभी भी मुझे लगभग 180 किलोमीटर का सफर बस से ही अंजाम देना था और 2 घंटे बस में सफर करके रात के लगभग 12 बजे मैं एक बस अड्डे पर पहुंची, एक जगह पर। वो जगह, या यूं कहें कि वो जो बस स्टैंड था, वो बहुत अजीब सा था। अजीब इसलिए क्योंकि उस बस स्टैंड पर स्ट्रीट लाइट भी सिर्फ एक ही थी। पूरे बस स्टैंड पर बस एक लाइट थी जिसकी रोशनी में मैं खड़ी हुई और वो बस स्टैंड पर बस एक मैं ही थी जो बस के इंतजार में वहां खड़ी थी। गांव का नाम तो मैं आप सबको नहीं बता सकती, पर इतना बता सकती हूँ कि वो एक गांव का बस अड्डा था जो कि रात के 12 बजे बिल्कुल सन्नाटे में डूबा हुआ था। तो जो देखा जाए तो वैसे लाजमी ही था। अब मुझे डर लगने लगा कि ऐसी जगह पर अकेले रहना खतरे से खाली नहीं है। और अब सच बताऊं तो ये सरप्राइज वाला भूत भी मेरे सिर से उतर चुका था। आसपास कोई था भी नहीं जिससे कौन सी बस में बैठना है वो जानकारी ले सकूं। इसलिए मैंने रितेश को कॉल करके जानकारी लेना ही सही समझा और मैंने उसे फोन मिलाया। शायद वो सो रहा था, इसलिए पहले फोन में उसने नहीं उठाया। 2-3 फोन करने पश्चात रितेश ने फोन उठाया और मैंने उसे सब बताया, मैं कहाँ, क्यों, कैसे पहुंची, सब। पर ना जाने क्यों रितेश, जो मैंने बस अड्डे का नाम बताया, वो सुन के बहुत डर सा गया। उसने मुझसे बस इतना पूछा, तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं? मैंने चौंकते हुए उससे पूछा, यार तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है। फिर रितेश ने मुझसे जो बताया वो सुनकर तो मानो मेरे पैरों तले जमीन सी ही खिसक गई। दरअसल रितेश ने मुझसे कहा कि साक्षी, तुम इस समय जिस बस अड्डे पर खड़ी हो उसे मौत का दूसरा नाम कहा जाता है। लोगों का मानना है कि अमावस्या की रात वहां जो भी रहा है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया और आज वही दिन है। इसलिए तुम किसी की भी तरफ ध्यान मत देना और लाल रंग की जो बस वहां आएगी
उसमें बैठकर सीधा यहाँ मेरे पास आ जाना और मेरे टच में ही रहना, फोन मत काटना। पर उसी समय पता नहीं कैसे फोन अचानक से स्विच ऑफ हो गया। शिट यार, इसकी तो बैटरी ही डाउन हो गई। ऐसे अपने सिर पर हाथ मारते हुए मैं एक बेंच पर आकर बैठ गई। तभी मुझे बस अड्डे की दूसरी ओर एक बैंड बंद दुकान के बाहर कोई कंबल लिए खड़ा हुआ दिखा। दूर होने की वजह से कौन है ये तो पता नहीं चल रहा था, मगर वो जो था वो मुझे हाथ का इशारा दे रहा था और अपने पास बुला रहा था। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि रितेश ने मुझसे किसी से भी बात ना करने की हिदायत दी थी। वैसे मैंने उस आदमी को एक भिखारी समझा, इसलिए मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और वहीं बेंच पर बस के आने के इंतजार में वैसे ही बैठी रही। वो आदमी भी ठीक वहीं उसी जगह पर वैसे ही खड़ा रहा, मुझे इशारे करता रहा। पता नहीं क्यों मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि रितेश के मुताबिक इस स्टेशन पर कोई भी नहीं आता। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी मेरी नजर एक और गई, जहां लाल रंग की मुझे एक बस दिखी। मैंने बिना सोचे जल्दी से उस बस की ओर तेजी से बढ़ने लगी। बस की खुशी में मैं ये भी भूल गई कि इस बस के आने की मुझे कोई आहट तक नहीं सुनी। पर मैंने बिना सोचे बस में चढ़ गई। बस पर वैसे लिखा हुआ था बस नंबर 45 गेरुआ। मैं जिसे बस के अंदर जैसे ही अंदर आई मैं, तो बस बहुत अजीब थी। और जून के महीने में बस के अंदर बहुत ज्यादा ठंड थी। ऐसा लग रहा था मानो जनवरी के महीना चल रहा हो और सब लोग वहां कंबल डाले अजीब से लग रहे थे। तभी कंडक्टर की वर्दी पहने एक आदमी मेरे पास आया और भारी सी आवाज में मुझसे बोला, जाओ, पीछे वाली सीट नंबर 21 तुम्हारे लिए रिजर्व है साक्षी। मैं भी उसी सीट को ढूंढकर वहीं बैठ गई। तभी एक बात मेरी जहन में आई कि इस कंडक्टर को मेरा नाम वैसे मालूम कैसे है। ये पूछने के लिए मैं जैसे उस कंडक्टर की ओर बढ़ी तो बस वहां से चलती हुई दिखी। बाहर सब पीछे हो रहा था और बस जोर जोर से हिल रही थी। दोस्तों, एक ऐसी बस जिसका ना तो आता है ना पता, उसका कंडक्टर को आपका नाम पता है और बिना आवाज किए वो बस आगे बढ़ी जाए, ये मंजर किसी को भी हिला देने में सक्षम होता है। मैंने जोर से कंडक्टर को आवाज लगाई खड़े होकर, तो कंडक्टर ने अपनी गर्दन अचानक से 360 डिग्री पीछे घुमाकर मुझसे कहा, चुपचाप बैठी रहे वरना अभी ले जाऊंगा तुझे। और उसके वो खूनी चेहरा जिस पर बड़े बड़े खून भरे कट, वो देखकर तो मानो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। और तभी मुझे हर तरफ से जोर जोर से हंसने की, रोने की, चिल्लाने की आवाजें आने लगी और मैं समझ गई कि जो ये सब चल रहा है ये कोई आम चीज नहीं है। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेटा। मैंने उस ओर घूमकर देखा तो कंबल लिए एक बूढ़ा सा आदमी अब मेरे साथ वाली सीट पर ना जाने कहां से आ गया था। मैं कोई हलचल करती उससे पहले ही उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, मैं उस समय अड्डे पर तुम्हें बुला रहा था अपने पास। तो मुझे याद आया कि ये तो वही आदमी है जो बस अड्डे के बाहर खड़े मुझे हाथ का इशारा दे रहा था। तो मैंने चौंकते हुए उनसे कहा, आप यहाँ कैसे आए? अभी तो यहाँ कोई भी नहीं था। तो वो बोले कि हम तो सब इसी बस के मुसाफिर हैं। ये बस पाताल लोक की बस है और अगर तुम जल्दी बस से नहीं उतरी तो बस तुम्हें भी सबके साथ पाताल लोक में ले जाएगी। मैंने कहा, बाबा ने मुझसे कुछ ऐसा बताया। मैंने जब उनसे बस से बाहर निकलने का रास्ता पूछा तो बाबा ने कहा, के लिए मुझे कहा कि मुझे अपने शरीर के खून की कुछ बूंदें अभी जाकर इस बस के दरवाजे पर गिरनी होंगी, तो वो गेट खुलेगा और तभी मुझे कूदना पड़ेगा। मैं क्या करती, अपनी जान बचाने के लिए रास्ता बस यही था, इसलिए मैं जल्दी से अपने बैग में से नेल कटर लिए बस के गेट की ओर गई। गेट पर जाकर मैंने जब बस के उसी गेट पर 2 बूंदें अपने खून की दी तो अचानक से वो बस एक आवाज करते हुए, चूं की एक लंबी आवाज करते हुए वो गेट अचानक से खुल गया और मैं इससे पहले वहां छलांग लगाती
कि तभी किसी ने मेरे बैग को पीछे से पकड़ा हुआ मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा था। मैंने पीछे की ओर घूमकर देखा तो मुझे पता चला कि मेरे बिल्कुल पीछे वही कंडक्टर है वर्दी पहने, जिसने मेरे बैग के ऊपर अपने दांत कड़ाए हुए हैं। उसके दांतों पर खून तक लगा हुआ था। ये डरावना मंजर देखकर तो मैं इतना डर गई, मैंने अपने बैग को जल्दी से मैंने वहीं पर उतारा और वैसे ही हालत में मैं जल्दी से नीचे चलती बस से ही मैं कूद गई और मैं झाड़ियों पर जाकर गिरी। तभी उसी समय मैं बेहोश हो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरा बॉयफ्रेंड रितेश मुझे उठा रहा है। उसने उठाकर मुझसे सारी बात पूछी तो मैंने उसको अपनी पूरी बीती रात की घटना बताई और उसके बाद रितेश ने मुझे बताया कि मैं उसे उसी बस अड्डे पर मिली थी और अब मैं उसके घर पर सुरक्षित हूँ। तो दोस्तों, कुछ इस तरह उस रात मेरी जान बची। कैसी लगी आपको आज की यह घटना? यदि पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें हॉरर स्टोरीज 33।